वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 40 ज़ॉम्बी अटैक। अब तक रेयांश के सवाल पर चार्ली ने अपना माथा मसलते हुए कहा, एक बार बाहर का नजारा देख लो, खुद पता चल जाएगा। अब आगे। चार्ली की बात सुनकर रेयांश उठकर विंडो के पास आया। उसकी नजर जैसे ही बाहर गई वैसे ही उसकी नीली आंखें काली पड़ गई। रेयांश ने मुड़कर चार्ली से पूछा, क्या हो रहा है ये सब? जवाब में चार्ली ने कहा, ये सब उस औरत का किया धरा है। उसी ने किया है ये सब। रिहैब सेंटर में जितने भी लोग थे सभी का यही हाल है। खुद तो मर गई मगर हमारे लिए परेशानियां खड़ी करनी नहीं भूली। पागल औरत। पागल औरत से चार्ली का इशारा समीरा की तरफ ही था। रेयांश ने दोबारा बाहर देखा। पूरी सिटी में अफरा तफरी मची हुई। अनगिनत ज़ॉम्बी जैसे दिखने वाले लोग चारों तरफ फैले हुए थे और जो भी इंसान या जानवर उनके सामने आता उस पर वो सभी गिद्ध की तरह टूट पड़ते। सिटी का नजारा बेहद ही डरावना था। ऐसा लग रहा था जैसे वो ज़ॉम्बीज आज पूरी सिटी को तबाह ही कर देंगे। रेयांश वापस आकर बेड पर बेला के सिरहराने में बैठ गया। उसके डैड नहीं चाहते थे वो खुद इन मामलों में इन्वॉल्व हो, इसीलिए वह इन सब से दूर ही रहना चाहता था। रेयांश ने एक बार उन सभी डॉक्टर्स को देखा जो बेला की कंडीशन एग्जामिन कर रही थी। फिर रेयांश चुपचाप बेला का बाल सहलाने लगा। थोड़ी देर बाद कार्तिक फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आया। उसके एब्सोल्युटली स्टनिंग चेहरे पर इमोशन का नामो निशान नहीं था। आज 13 साल बाद भी ना ही उसके व्यवहार में कोई बदलाव आया था और ना ही उसकी बॉडी में। असल में उसके लिए वो 13 साल तो वजूद ही नहीं रखते थे। चार्ली ने तुरंत आगे बढ़कर कार्तिक को सारी बातें बताई। पहले चार्ली व्हाइट विंग का कैप्टन हुआ था। रॉकवेव में बेसिक लेवल के आर्मी को विंग वॉरियर कहा जाता था, जो 2 भागों में बंटा हुआ था। पहला ब्लैक विंग और दूसरा व्हाइट विंग। ब्लैक विंग यूजुअली चेयरमैन के ऑर्डर्स फॉलो करते थे और व्हाइट विंग प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स को फॉलो करता था। पहले कार्तिक का राइट हैंड मैन रॉकी ब्लैक विंग का कैप्टन था और चार्ली व्हाइट विंग का कैप्टन था। हालांकि बेला के रॉकवेव छोड़ते ही चार्ली भी रॉकवेव छोड़ना चाहता था, मगर बेला ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था। समीरा के आने के बाद चार्ली ने रॉकवेव छोड़ दिया था, मगर अब उसने दोबारा रॉकवेव ज्वाइन कर लिया था। पूरी बात जानने के बाद कार्तिक बालकनी में आया। चार्ली भी जवाब के इंतजार में उसके पीछे वहां आ गया। कार्तिक ने अपने पतले होठों के बीच सिगार दबाते हुए पूछा, इनसे इन्फेक्शन फैलता है या नहीं? जवाब में चार्ली ने कहा, नहीं, इन लोगों से इन्फेक्शन फैलता तो नहीं है, मगर ये लोग खतरनाक है। अगर इन्हें ऐसे ही खुला छोड़ दिया गया तो ये लोग सब कुछ तहस नहस कर देंगे। चार्ली की बात सुनने के बाद कार्तिक ने अपनी सिगार जलाते हुए सिटी में आतंक फैला रहे उन इंसानों को देखा जो दूसरे इंसान को ही नोच खाने के लिए उतावले थे। वो तो रॉकवेव सिटी में रहने वाला हर एक इंसान एक्सपर्ट था, वरना वो सारे ज़ॉम्बीज बन चुके लोग उन्हें अब तक अपना आहार बना चुके होते। कार्तिक ने सिगार का लंबा कस भरते हुए कहा, खत्म कर दो इन सबको। कार्तिक की बात सुनते ही चार्ली ने हैरान लहजे में पूछा, सबको खत्म कर दे? ये लोग लाख से भी ज्यादा है और अगर हम चाहें तो इन्हें ट्रीटमेंट के थ्रू ठीक किया जा सकता है। ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा इस काम में। रॉयल एकेडमी से नए कैडेट भी आ रहे हैं, वो लोग जल्दी ही इस काम को निपटा देंगे। वैसे भी ये लोग मासूम हैं, इन्हें। कार्तिक ने एकदम से चार्ली की बात बीच में काटते हुए कहा, मैंने जितना कहा है सिर्फ उतना करो। ये लोग मासूम है या गुनहगार इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग मेरे परमिशन के बगैर मेरी टेरिटरी में आएंगे उन सबको मरना होगा, चाहे वो कोई भी या कितने ही क्यों ना हो। गलती की सजा सबको बराबर मिलेगी। कार्तिका का लहजा बेहद ही बेरहम और कठोर था। उसकी गहरी नीली आंखों में कोई भाव नहीं थे, मगर फिर भी उसकी आंखें हैवान की आंखों की भांति नजर आ रही थी। चार्ली आगे कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप पलटकर वहां से जाने लगा। तभी कार्तिक ने उससे कहा, रेयांश को यहाँ भेजना। चार्ली वहां से चला गया। हालांकि जाने से पहले उसने रेयांश को कार्तिक के बुलावा के बारे में बता दिया था। रेयांश बालकनी में आया। कार्तिक सिटी की तरफ देखते हुए सिगार के लंबे लंबे कस भर रहा था। आधी से ज्यादा रॉकवेव सिटी अब आग की लपटों में झुलस रही थी। उन सभी लोगों को वहां बेरहमी से मारा और जिंदा जलाया जा रहा था जिन्हें समीरा ने ज़ॉम्बी में बदला था। शायद ऐसे ही किसी दिन के लिए उसने उन लाखों मासूम लोगों को ज़ॉम्बी में बदल दिया था।
रेयांश ने पूछा, आपने मुझे बुलाया डैड? जवाब में कार्तिक ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, क्या तुम जानते हो वाइफी इन 14 सालों से कहाँ थी? नहीं, मैं आज दोपहर में ही मॉम से मिला। उन्होंने मुझे बस इतना बताया कि पिछले 14 सालों से वो बेहोश थी, आपा की तरह ही। मगर वो कहाँ थी, ये उन्होंने मुझे नहीं बताया। क्या चार्ली इस बारे में कुछ जानता है? नहीं, मैंने उनसे भी इस बारे में पूछा था। असल में मॉम सबसे पहले मामा से ही मिली थी, फ्रांस में, बीच के पास। मगर उन्होंने मामा को भी ये नहीं बताया है कि वो इतने सालों से कहाँ थी। उन्होंने बस कहा कि वो बेहोश थी, आपकी तरह ही, और उनके अंदर कोई बदलाव भी नहीं आया है। वो अब भी वैसी ही है जैसी 14 साल पहले थी। रेयांश की पूरी बातें सुनने के बाद कार्तिक की नीली आंखें गहरी हो गई। वह खुद उस कैप्सूल में था। उस कैप्सूल को कार्तिक ने खुद बनाया था। कैप्सूल बिल्कुल सेफ और सिक्योर था। मगर बेला इतने सालों तक कहाँ थी? उसका अचानक बेहोश हो जाना, बॉडी हिट कम ना होना और बॉडी हिट बढ़ने के असल कारण का भी पता ना चलना, ये सारी चीजें कार्तिक को बुरी तरह खटक रही थी। कहीं ये सब उस जगह की वजह से तो नहीं था जहां बेला पिछले 14 सालों से बेहोश रही थी। कार्तिक ने टॉपिक चेंज करते हुए पलटकर रेयांश से पूछा, आरव और आदित्य कहाँ है? जवाब में रेयांश ने शांत स्वर में बोला, आरव साउथ अफ्रीका गया है बिजनेस ट्रिप पर और आदि सूडान गया है किसी मिशन के सिलसिले में। मैंने उन्हें यहाँ आने के लिए कह दिया है। 2 या 3 दिन बाद वो दोनों यहाँ आ जाएंगे। रेयांश का जवाब सुनने के बाद कार्तिक ने उसे कुछ पल तक गौर से देखा। रेयांश भी उसे ही देख रहा था। कार्तिक ने सिगार का बट एस्ट्रे में मसलते हुए पूछा, जाओ जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गई है। पर मॉम, कार्तिक ने रेयांश की बात बीच में काटते हुए कहा, I'll take care of my wifey, जाओ जाकर आराम करो, कल से तुम्हें बहुत सारे काम करने हैं। कार्तिक की आखिरी बात सुनने के बाद रेयांश ने उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया। कार्तिक को एक नजर देखने के बाद रेयांश कमरे से बाहर चला गया। कार्तिक वापस अपने बेडरूम में आया। डॉक्टर्स ने बेला को एग्जामिन कर लिया था। वो सब कार्तिक का ही इंतजार कर रहे थे ताकि वो कार्तिक को बेला की कंडीशन के बारे में सब कुछ बता सके। कार्तिक को देखते ही हेड डॉक्टर ने आगे बढ़कर कहा, चेयरमैन सर, मैडम रिकरेंट फीवर से गुजर रही हैं। यह एक ऐसी कंडीशन होती है जहां इंसान को लगातार फीवर होता है और फीवर की वजह से बॉडी टेम्परेचर कम नहीं होता है। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है। कल ब्लड रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी जिससे हमें इस फीवर का कज डिटेल में पता चल पाएगा और हम आगे की ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने होंगे। धीरे धीरे मैडम का बॉडी टेम्परेचर स्टेबल हो जाएगा। कार्तिक ध्यान से डॉक्टर की बातें सुन रहा था। इस बीच उसकी नजर बेला पर ही टिकी हुई थी जो कि पिछले 10 घंटे से बेहोश थी। कार्तिक को सारी प्रिकॉशंस बताने के बाद डॉक्टर्स की वह टीम वहां से चली गई। कार्तिक ने बेड की तरफ कदम बढ़ाते हुए अपना शर्ट निकालकर काउच पर फेंक दिया। वो बेड पर बेला के बराबर में लेटा और उसने बेला को अपनी बाहों में भर लिया। बेला की बॉडी अब भी आग की भट्टी के समान गर्म थी। उसने अनायास ही कार्तिक के चेस्ट पर अपना सर रख लिया। कार्तिक बेला के सिल्की बालों में अपनी कठोर उंगलियां चलाते हुए सीलिंग को घूरने लगा। तभी अचानक कब से पुतले की तरह बेहोश पड़ी बेला के शरीर में हल्की हलचल हुई। कार्तिक ने अपनी पलकें झुका कर बेला को देखा जिसकी आंखें हल्की फड़फड़ा रही थी और वह कुछ बडबड भी रही थी। पानी पानी कार्तिक, मुझे गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, मुझे ठंडा पानी चाहिए। बेला ऐसे ही बड़बड़ाते हुए जल बिन मछली की तरह बेड पर अपना पैर घिसने लगी मानो वह पानी के लिए तड़प रही हो। उसका सुंदर चेहरा पसीने से लथपथ हो चुका था। कार्तिक तुरंत उठकर बैठ गया। उसने नाइट स्टैंड से पानी का जार उठाकर ग्लास भरा। बेला भी उठी कर बैठ चुकी थी और वो लगातार अपने कपड़े निकालने की कोशिश कर रही थी। कार्तिक ने पानी का ग्लास बेला के मुंह के पास लाते हुए कहा, वाइफी काम डाउन, ये लो पानी पियो। बेला ने अधखुली आंखों से कार्तिक को देखा, फिर उसने एक ही सांस में पूरा ग्लास पानी पी लिया और फिर वो दोबारा पानी मांगने लगी। कार्तिक ने जार उठाकर ग्लास में पानी भरना चाहा, तभी बेला ने उसके हाथ से पानी का जार ले लिया और फिर वो एक घुट में पूरे जार का पानी पी गई और दोबारा पानी मांगने लगी। कार्तिक बेला की अजीब मांगों और हरकतों को देखकर अचरज में पड़ गया। 2 लीटर पानी पीने के बाद भी उसकी वाइफी पानी मांग रही थी। बेला ने जार बेड पर पटकते हुए कहा, कार्तिक मुझे और पानी चाहिए।
मुझे प्यास लगी है, अंदर जलन हो रही है, प्लीज मुझे और पानी दो, बहुत सारा पानी। बेला की जुबान लड़खड़ा रही थी, उसकी आवाज में अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसे दुनिया का सारा पानी चाहिए हो। कार्तिक ने बेला की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब करते हुए कहा, वाइफी तुमने ऑलरेडी बहुत पानी पी लिया है, इतना ज्यादा पानी पियोगी तो तुम्हारा पेट फट जाएगा। शांति से यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को मंगवाता हूँ। जवाब में बेला ने कार्तिक की बाहों में कशमशाते हुए कहा, नहीं मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे बस पानी चाहिए, मुझे पानी दे दो वरना मैं मर जाऊंगी। मुझे शावर लेना है, बाथरूम कहाँ है? मुझे अभी के अभी शावर लेना है और बहुत सारा पानी भी पीना है। बेला की आंखें ठीक से खुल भी नहीं रही थी, वो लगातार नशीली लड़खड़ाती आवाज में पानी की डिमांड किए जा रही थी, जिससे कार्तिक भी परेशान हो गया था। कार्तिक ने बेला को मजबूती से अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा, वाइफी तुम्हें अभी फीवर है, ऐसी कंडीशन में तुम शावर नहीं ले सकती हो, तुम्हारी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। कार्तिक की बातें सुनकर बेला का सुंदर चेहरा एकदम से गुस्से में भर गया। उसे कार्तिक का जोर आजमाना और उसकी बातें ना मानना गुस्सा दिला रहा था। बेला ने अचानक कार्तिक के गर्दन में अपना दांत गड़ा दिया ताकि कार्तिक उसे छोड़ दे, मगर इसके बावजूद कार्तिक ने उसे नहीं छोड़ा। अंत में हार मानकर बेला अपने कपड़े फोड़ने लगी, उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। कार्तिक ने उसे रोकने या टोकने की कोशिश नहीं की, उसने एक हाथ से बेला को पकड़ा और दूसरे हाथ से नाइट स्टैंड पर रखा अपना फोन उठाना चाहा, मगर तभी बेला बड़ी चालाकी से इसका फायदा उठाते हुए उसके बाहों से निकली और बाथरूम के अंदर भाग गई। कार्तिक भी तुरंत बेला के पीछे आया, उसे समझ नहीं आ रहा था बेला अचानक ऐसे बिहेव क्यों कर रही थी, मगर इतना तो पक्का था बेला अपने होश में नहीं थी। बाथरूम के आते ही कार्तिक की नजर बेला पर गई, जो बगैर कपड़ों के ठंडे शावर पैनल के नीचे खड़ी थी। उसके फटे हुए कपड़े वहीं बाथरूम के कोने में पड़े हुए थे और उसकी पीठ कार्तिक की तरफ थी। कार्तिक हैंडसम चेहरा एकदम से डाक पत गया। फीवर में, वो भी रिकरेंट फीवर में ऐसे शावर लेना आत्महत्या करने जैसा ही था। आगे क्या होगा जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड।